बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल जाने इश्कम पहली किस्त, राइटर अरीज शाह। वो दबे पाँव अंदर दाखिल, उसे इस तरफ आने से मना कर दिया गया था, लेकिन उसने पहले कब किसी की सुनी थी जो अब सुनती, और शाह साहब के बड़े बेटे की वो सुनती भी क्यों? क्या रिश्ता था उससे उसका आज? तो वो वैसे भी ये किस्सा तमाम करने वाली थी। उसने एक दिन अपने जख्मों से चूर वजूद को देखा। उस शख्स की खिंचत आने में उसे बहुत जख्म आए थे, जिन्हें नज़रअंदाज करती वो सामने बेड पर सोए उस नन्हे से वजूद को देख लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड के करीब आई और एक ही लम्हे में उसे उठाकर अपने कंधे से लगा लिया। शायद गहरी नींद में ठीक उसलिए वो जागी नहीं। उसके नन्हे से वजूद को अपने कंधे से लगाते वो जिस खामोशी से कमरे में आई थी, उसी खामोशी से बाहर निकल गए। हवेली में खामोशी छाई हुई थी, हर तरफ अंधेरे का राज था। सब लोग बड़ी मजे में थे। वो यूं ही दबे पाँव सीढ़ियाँ उतरती तेज से मेन गेट की तरफ जा रही थी। वो इस तरह का कोई काम करेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कर रही थी। वो जानती थी कि ये हवेली वाले उसके बाद उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसने हवेली से बाहर कदम रखा तो दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उन सब चीज़ों की तो उसे आदत थी। वो खामोशी से बड़े गेट से बाहर निकली थी। वो आहिस्ता से उसके करीब से निकली थी और तेज़ तेज़ कदम उठाती पिछली गली की जानिब आई, जहाँ कब से वो गाड़ी खड़ा किए उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देख उसने फ़ौरन गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला था। जल्दी से रखो गुड़िया को गाड़ी में, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। मुझे तो डर था अगर पकड़ गए तो ये शाह हवेली वाले हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम टाइम पर आ गए। बस अब दुआ करो कि हम सही सलामत यहाँ से बाहर निकल पाए, फिर तो ये शाह हवेली वाले हमें ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भैया हम बाकी बातें रास्ते में करेंगे, प्लीज़ जल्दी से चले, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर किसी को कानों कान भनक पड़ गई कि मैं गुड़िया को अपने साथ ले आए तो वो तुम्हारा कत्ल कर देंगे। फिक्र मत करो, एक बार हम इस गांव से निकल जाएं फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहाँ तक बात है गुड़िया की, तो सारी ज़िंदगी ढूंढते रहेंगे ये लोग गुड़िया को। और जब गुड़िया को ये पता चलेगा ना कि उसकी माँ का कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका सगा बाप है, और उसके मामू का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शाह हवेली के लोग हैं, तो गुड़िया खुद ही कभी उनका मुंह नहीं देखना चाहेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ये लोग बहुत बड़े हैं, पर मैं अपनी बच्ची को ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहने दूंगी। वो मुसलसल बोलने जा रही थी जबकि गाड़ी में पिछली सीट पर लेटी गुड़िया उनकी एक एक बात को अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन कर चुकी थी। उसका बाप उसकी माँ का कातिल था। इतना ही नहीं बल्कि उसके मामू के कातिल भी शाह हवेली वाले हैं। इन बातों को वो समझ पा रही थी या नहीं, लेकिन इतना समझ गई थी कि उसके मामू उसे शाह हवेली वालों से दूर लेकर जा रहे थे। 6 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी बदल रही थी। उस छोटी सी उम्र में इन सब चीज़ों को समझना उसके लिए नामुमकिन था। ये सफ़र कहाँ से शुरू होता और कहाँ पर ख़त्म होना था वो नहीं जानती थी। बस वो खामोशी से सफ़र को तय कर रही थी। आशी बेटा ज़रा यहाँ आओ, ये गली से सब्ज़ी ला दो। आज तुम्हारे दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनसे चला नहीं जाएगा और अब टाइम भी थोड़ा सा रह गया, तो जाओ मेरा बच्चा, तुम्हें यहाँ से गली से सब्ज़ी पकड़ लो ताकि हम कुछ बना लें, शाम हो रही है। अभी तुम्हारे दादा को भूख लग जाएगी और फिर सारा घर सर पर उठा लेंगे। मैं सोच रही थी कि मैं ही चली जाऊँगी, बस इसलिए सोने से पहले उनसे कह दिया कि आप आराम करें, मैं बाज़ार से ले आऊँगी सब, लेकिन अब मुझसे भी नहीं जाया जा रहा। वो उसे आवाज़ देती बताने लगी, कोई बात नहीं मेरी प्यार सी यंग सी दादी, आप परेशान मत, तो लाए मुझे पैसे दे दे, मैं ले आती हूँ और मैं बना भी दूंगी, आप भी आराम करें। वो दादी की हालत देखते हुए बोली। 80 साल की उम्र में एकदम किसी जवान लड़की की तरह चलती फिरती थी, इसलिए तो हड्डियों ज़्यादा साथ नहीं देती थी। और दूसरी तरफ दादा उनका भी यही हाल था, नज़र तो लगनी ही थी। उसे तो यही लगता था कि उनकी इस उम्र में भी इस सतह फिटनेस देखकर लोग जल जल कर उन्हें नज़र लगा देते थे। हाँ मेरा बच्चा, जाओ जल्दी से लेकर, और फिर आकर ज़रा मेरी कमर पर मालिश करना, दादी अम्मी ने लेटते हुए कहा। तो हाँ मैं सारे लाते उनसे पैसे लेकर अपना नुकाब सेट करते जल्दी से घर से निकल गई थी। भाई 1 किलो टमाटर और 2 किलो आलू दे दे, और ध्यान से आलू मीठा नहीं होना चाहिए, परसों दादू आपसे आलू लेकर गए थे तो बहुत मीठे निकले थे। वो सख्त आलू हाथ में लेकर चेक करती, साथ ले बास्केट में डालते हुए कह रही थी, जबकि दुकानदार आलू चेक करता उसको दे रहा था। अरे नहीं आशी बेटा, तुम्हें तो पता है ना जब मैं दुकान पे होता हूँ तब कोई चीज़ ख़राब नहीं, तो बस ये एक छोटा सा लड़का रखा है, उसको पता नहीं होता किसको मीठा आलू देना और किसको फीका आलू देना है। वो आलू बास्केट में बंद करते हुए उसे देते हुए सफाई दे रहे थे।
कोई बात नहीं भैया, आगे से दादू को भेजूंगी तो उसे बता दीजिए कि उन्हें कौन सी चीज़ देनी है। आज तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी सूरत है जब मैं। वो उसके हाथ से बास्केट पकड़ते हुए कह रही थी, दुकान उसी मोहल्ले में थी, यहाँ के सब लोग ही उनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। उसे तो कभी बिना रुकाव के लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन दादा जान को सब लोग ही जानते थे। सबके साथ ही उनके ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा खुशगवार थे। दादा जान की उम्र 85 के करीब थी और दादी की 80, लेकिन इस उम्र में वो दोनों जिस तरह से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते सब ही देखकर बहुत मुतासर होते थे। दोनों ही अक्सर बीमार भी रहते थे, लेकिन क्योंकि अब उम्र उनका ज़्यादा साथ नहीं देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों मियाँ बीवी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी बस यही एक पोती थी जिससे वो दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इन दोनों मियाँ बीवी का एक ही बेटा था जो भरी जवानी में इंतकाल कर गया था कार एक्सीडेंट में। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 उस कार एक्सीडेंट में मार गए थे, लेकिन एक जो बच गई थी वो काफ़ी अरसे से हॉस्टल में थी। उसे यहाँ तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे और अब वो अपने दादा दादी के साथ रहती थी और उनका ख्याल रखती थी। अनैश वो वापस घर जा रही थी जब उसे पीछे से अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसके कदम रुक गए थे, हैरानगी ने उसे आ घेरा था। अनैश सब्जी लेकर तेजी से घर की तरफ जा रही थी। वो ज़्यादा देर बाहर रुकना पसंद नहीं करती थी और ना ही कभी किसी ने उसे इस तरह बाहर देखा था, सिर्फ सब्जी लेने की हाथ ताकि वो घर से बाहर निकलती थी। बहुत कम लोग उसे उसके नाम से जानते थे। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, उसकी कोई दोस्त नहीं थी। मोहल्ले में इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद भी कोई भी उसे नहीं जानता था। ऐसे में कोई उसे उसके नाम से यूं बाजार में पुकारा, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान कौन था। उसने मुड़कर देखा तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने एक बड़ी उम्र का आदमी उसे उसके नाम से पुकार रहा था। वो कौन था वो बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन कुछ फासले पर खड़ी एक न्यू मॉडल की लैंड क्रूजर के साथ टेक लगाए वो आंखों पर काले गिलासे चुराए मुकम्मल स्याह लिबास में बड़ी शान बेनिया से खड़ा उसी को देख रहा था, जबकि उसके पीछे करीब 5 मजीद गाड़ी उसके गार्ड की थी जो उसे बहुत कुछ समझने पर मजबूर कर गई थी। वो अगले ही पल चेहरा फेर कर आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों में वाज़ेह तेज़ी आ गई थी। वो अगले से फिरते ही भागने लगी थी। दिल चाह रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए और ये शख्स कभी ज़िंदगी में उसे तलाश ना कर सके। वो जितना जल्दी उसके भाग कर घर के अंदर गायब हो जाना चाहती, जबकि उसकी तेज़ी देखकर सईद मुकर्रर शाह के लबों पर गहरा तबस्सुम बिखर गया था। शाह जी, लड़की तो भाग गई, मैं अभी उसे पकड़ के आपके सामने हाजिर करता हूँ। उसका मुलाजिम जो वहीं खड़ा उस लड़की को भागते हुए देख रहा था, उससे कहने लगा, क्या कहा तुमने? ज़रा फिर से कह रहा कि वो अपने मुलाजिम की तरफ देखते हुए बोला तो मुलाजिम फ़ौरन उसकी तरफ देखते हुए अपने अल्फाज दौड़ाने लगा। शाह जी, मैं कह रहा था कि मैं अभी उस लड़की को पकड़ कर ले आता हूँ, बहुत भाग लिया उसने आपसे, मैं अभी उसे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। वो अभी बोल रहा था जब अचानक उसका हाथ उठा और उसके चेहरे पर जा लगा था। सामने खड़ा मुलाजिम उसके हाथ का जोरदार तमंचा खाकर लम्हे में ज़मीन बोस हुआ था। कोई राह चलते समझ रखी है क्या जो तुम उसे पकड़ कर लाओगे? बीवी है मेरी, सईद मुकर्रर शाह की मलकियत है। वो मुझसे भाग रही क्योंकि मैं उसे भागने की इजाज़त दे रहा हूँ। वो गज़बनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता उसे गिरबार से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, गुस्सा के मुआफ़ शाह जी, नया लड़का है, उसे कुछ पता नहीं है, मुआफ़ कर दे शाह जी, मैं उसे समझा दूंगा। उसके पुराने मुलाजिम ने उसके हाथ पैर जोड़ते हुए बड़ी मुश्किल से उस लड़के की जान बचाई थी। अच्छे से समझा दो उसे तारिक, वरना अगली दफ़ा ऐसी गलती पर मैं उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। उसका गिरबान छोड़ते उसने एक नज़र उस गली की जानिब देखा था। उसकी घनी मूंछों तले और नाबी लबों पर जानलेवा तबस्सुम बिखरा था। आशी बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह घबराई हो क्यों हो? खैरियत तो है? उसे अचानक घर में दाखिल होकर घबराहट में दरवाज़ा बंद करते देखकर दादी परेशान होती उसके पास आई थी। दादी दादी, वो आ गया दादा। वो बुरी तरह कांपते हुए अपनी बात मुकम्मल करती उनके सीने से लाग गई थी, जबकि उसकी अधूरी बात सुनकर दादी बहुत कुछ समझ गई थी। वो दरवाजे पर खड़े दादा भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। ज़रा ये कहाँ गई? अरे कहाँ मर गई है? जल्दी निकल, तुझे पता है ना बेगम साहिबा का हुक्म है। छोटे शाह जी, जागने से पहले पहले उनका नाश्ता तैयार होना चाहिए और तू अभी तक यही पड़ी है। अरे ये तो हमारी अच्छी किस्मत है कि छोटे शाह जी को तेरे हाथ का स्वाद पसंद आ गया, वरना तुम जैसे निकम्मे को कोई नौकरी पर ना रखता। उठ, बाद में बिस्तर तोड़ना, जाकर छोटे शाह का नाश्ता बना। अम्मा ना करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर सोने दे। आज आप छोटे शाह जी का नाश्ता बना दो। मुझ में हिम्मत नहीं है उठने की। वो करवट लेते हुए बोली, दिमाग ख़राब तो नहीं होगा शाह साहब, सिर्फ तेरे हाथ का नाश्ता करते हैं। अगर उनको अपने वक्त पर नाश्ता ना मिला तो तुझे नौकरी से फारिग कर देंगे। उठ जा मेरी बच्ची, अकल से काम ले।
ना तो अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत है कि मैं काम काज कर सकूँ, और ना ही तेरे बाबा जान की नज़र इतनी तेज़ है कि वो रात का सफ़र कर सके। ये तो शाह साहब ने हम पर एहसान कर रखा है कि हम जैसे नहल को नौकरी दे रखी है, और तो और मरज़म को पढ़ने के लिए बाहर मुल्क भेजा हुआ। अल्लाह अल्लाह करके उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो अच्छे दिन आएंगे। और तू है कि उठकर नाश्ता बनाने के लिए भी अपने तरले करवाती है। जल्दी से उठ जा और जाकर शाह साहब के लिए नाश्ता बना। वो ज़बर से उसे घसीटते हुए बोली। उसको जैसे बुखार से ताप रहा था, लेकिन उस वक्त उसकी माँ उसके साथ लाड़ नहीं कर सकती थी क्योंकि हालात उस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे, और वो कौन सा अपनी माँ से लाड़ उठवाने की आदत थी। बड़ी मुश्किल से चार पाई से उठती, मुंह धोने के लिए नाल के करीब आई थी। दिल तो नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन मजबूरी थी। वो शाह हवेली वालों के साथ कभी भी नमक हरामी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आखिर उनकी वजह से तो उनकी रोज़ी रोटी इतने सालों से चल रही थी। इतना वक्त लगा दिया लड़की, सुबह से कहा थी तुम ज़रा और तो जोगे के लिए गया हुआ है, ज़रावर तो जोगे के लिए गया हुआ है, थोड़ी देर में वापस आकर। उसने सबसे पहले यही सवाल करना था कि उसका नाश्ता तैयार है यानी वक्त पर आकर। कौन सा तुम्हें हवेली में ज़्यादा काम करना पड़ता है? तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ ज़रावर का खाना बनाने के लिए रखा गया। मुझे तुम्हारे हाथ में इतना जायका नहीं महसूस होता, लेकिन उसे पसंद है और उसे बहुत कम चीज़ें पसंद आती है, इसलिए बाबा साहब ने तुम्हें यहाँ रख लिया है। और तुम कभी भी कोई काम वक्त पर नहीं करती। चाची बेगम किचन में दाखिल होते ही उसे सुनाने लगी थी। उसका चेहरा देखकर वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि इसकी तबीयत नासाज, लेकिन वो लोग उनको ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाते थे। मुआफ़ कर दीजिए शाह बेगम, ज़रा सा बुखार था इसलिए आने में देर हो गई। नाश्ता बन गया है, मैं बस लगाती हूँ। वो चुराते सर के साथ कहती। फटाफट नाश्ता ट्रे में रखकर जूस बनाने लगी। नाश्ता मेज़ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके कमरे में छोड़ाओ, वो लेट हो रहा है। यहाँ से सीधा कमरे में जाएगा तो वहीं आराम से नाश्ता कर लेगा। शाह बेगम ने हुक्म दिया तो एक पल के लिए उसका नन्हा सा दिल बेतरतीब हुआ था। ज़रावर के ही नहीं बल्कि वो किसी भी मर्द के कमरे में जाने से खौफजदा ही रहती थी। और फिर उसकी वो निगाहें जो उसे हमेशा घबराहट में मुब्तला कर देती थी, वो भी तो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थी। उसे उसकी नीयत पर कोई शक नहीं था, लेकिन वो मर्दों से ज़रा फासला बनाकर रखना ही पसंद करती थी, और ख़ासकर सैयद ज़रावर शाह से, जो पिछले 7 महीनों से उस पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो चुका था। बुखार बहुत तेज़ है, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को बुला लेते हैं, उसे बहुत तेज़ बुखार है। दादी ने कमरे से निकलते हुए उन्हें बताया। हाँ मैं फ़ोन करता हूँ, तुम उसके पास ही रुको। बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और बुखार की शिद्दत में भी बिल्कुल कमी नहीं आ रही। दादा जान भी बेहद परेशान थे। मुझे समझ में नहीं आता मेरी मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगड़ा, क्यों वो लोग उसे जीने नहीं थे, क्यों वापस आ गए हैं वो कातिल। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। आप कुछ करें ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं हमारी आशी के साथ कुछ बुरा ना हो। आखिर वो लोग चाहते क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों उन लोगों ने उसकी ज़िंदगी हराम कर दिया। दादी बुरी तरह से रो रही थी। आशी उसके निकाह में है और वो इतनी आसानी से उसे छोड़ेगा नहीं। उसने कहा था कि वो उसे 4 महीने का वक्त दे रहा है, और अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है, तो उसे वापस तो आना ही था। हमें इस मसले का हल तलाश करना होगा। दादा जान उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझाते हुए बोल रहे थे। इस मसले का हल सिर्फ तलाक है। हमें खला खुला के लिए उस आदमी पर केस करना चाहिए। मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दादी ने एक नज़र बेड पर नए बेहोशी की हालत में पड़ी आशी को देखकर कहा, फिक्र मत करो, हम अपनी आशी के लिए कुछ बुरा नहीं होने देंगे। दादा जान ने उन्हें यकीन दिलाया था। वो बहुत तेज़ से अपने कमरे में दाखिल हुआ था। उसे जल्दी से जल्दी अपने काम पर पहुंचना था। जब सामने से आने वाले वजूद के साथ ज़बरदस्त किस्म का टकराव हुआ। जहल अंधे हो क्या, मेरे कमरे में क्या, वो बोल ही रहा था जब अपने सामने उस नाजुक से सरापे को देखकर खामोश हो गया। उसके चेहरे के सख्त तासुरात पल में बदल गए थे। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की क्या जाने उस चमक का मतलब। वो तो उस आंखों में देखती तक नहीं थी। मुआफ़ कीजिएगा छोटे शाह जी, वो शाह बेगम का हुक्म था कि नाश्ता आपके कमरे में छोड़ दो क्योंकि आप लेट हो रहे हैं, बस वही रखने के लिए आई थी। उसका गुस्सा देखकर वो सहमे हुए अंदाज में बोली थी, जबकि वो यूं नज़रें झुकाए बोलती हुई उसके दिल धड़काने की वजह बनी हुई थी। हम तो रख दिया नाश्ता। उसके रास्ते में हेल्प पूछ रहा था। जी रख दिया है।
उसने फ़ौरन जवाब दिया और अब वो उसके रास्ते से हटने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शायद ज़रावर का ऐसा कोई इरादा ना था। अब मैं जाऊं, उसने बड़ी मुश्किल से निगाह उठाकर उससे सवाल किया और फिर से निगाहें झुका गई। वो यूं ही उसे देखे जा रहा था। नहीं, उसके दिल ने अंदर कहीं सरगोशी की थी जो उसके लबों पर आ गई। सामने खड़ी लड़की ने फ़ौरन निगाह उठाकर हैरानगी से देखा था। मेरा मतलब पहले जूस लेकर आओ, वो रास्ता छोड़ते हुए बोला। जी, जूस भी रख दिया, उसने फ़ौरन से बताया और कमरे से निकलने लगी। जरशे उसे पीछे से अपने नाम की पुकार सुनाई दी। जी शाह जी। वो पलट कर उसे देखने लगी। रात का खाना ज़रा एहतियात से बनाना, रोज़ रोज़ इतना तेज़ नमक खाकर मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज़ मत बनाना। उसके लहजे में इल्तिजा थी, जबकि वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। दरवाज़ा बंद होते ही वो अपनी गलती पर जी भर कर शर्मिंदा हुई थी। कल उसे लगा था कि खाने में नमक तेज़ हो गया, लेकिन ज़रावा ने बिल्कुल कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, जिस पर वो पुरस्कून हो गई थी। या खुदाया, सिर्फ एक काम के लिए मुझे इस घर में रखा गया, वो भी ठीक से नहीं कर पाती। वो तो खुदा का शुक्र है कि इज्जत बच गई, लेकिन आइंदा एहतियात से काम लोगी। उसने सामने से आते बड़े साहब को देखा तो उन्हें सलाम करती फ़ौरन सीढ़ियाँ उतर गई थी। जरशे का चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा था? उसकी तबीयत तो ठीक थी ना? नाश्ता करते हुए मुसलसल उसकी सोचें जरशे के सुर्ख होते चेहरे पर थी। उसका चेहरा हद दर्जा सुर्खी लिए हुए था। उसका दिल तो बहुत चाह कि वो उससे पूछ ले, लेकिन वो अपने जज्बात उस पर ज़हर नहीं करना चाहता था। तब तक तो नहीं जब तक सही वक्त ना आ जाए। वो लड़की अब से नहीं बल्कि 19 साल से उसकी नज़रों का मरकज़ थी। उसका बाप उनके घर में ड्राइवर था, जबकि उसकी माँ उनके घर की मुलाजमा। वो लड़की उसी के सामने पली बड़ी थी। वो न जाने कब से उसके दिल में बसी हुई थी, वो भी नहीं जानता था। मैट्रिक के बाद उसकी तालीम को छुपा कर उसकी शादी पर बहुत ज़ोर दिया गया। तब ज़रावर को उसके लिए स्टेप लेना पड़ा था। वो उसके लिए ज़रा तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसके बाप को उसकी छोटी उम्र में शादी करवानी नहीं दी। प्राइवेट एफए करके वो अब बीए कर रही थी, जबकि उसके घर में उसकी नौकरी सिर्फ उसी के कामों तक महदूद थी। ज़रावर को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, लेकिन जरशे के लिए उसे अपने असूल बदलने पड़े, क्योंकि वो उसे अपनी निगाहों के सामने चाहता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन पिछले 7 महीने से ना जाने कब कैसे उसके जज्बात कुछ हद तक से लेकिन जरशे पर वाज़ेह होने लगे थे, जो आगे जाकर उसके लिए कोई बड़ा मसला पैदा कर सकते थे। गोली चलने की आवाज़ के साथ ही सामने खड़े शख्स ने अपना सीना थाम लिया। गोली उसके सीने के बीचों बीच लगी थी और वो लम्हे में ज़मीन बोस हुआ था। नहीं, खुदा के लिए क्या बिगड़ा है उन्होंने तुम्हारा? छोड़ दो मेरी माँ को, रहम करो हैवान, जालिम ना बनो। वो तड़प रही थी, उसके हाथ पैर जोड़ रही थी, जबकि वो शख्स उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे उसे अपने पीछे किए हुए था। वो काफ़ी देर से उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उस शफाक शख्स ने किसी पर रहम करना शायद सीखा ही नहीं था। उसके पैर तक पकड़ने को तैयार थे, लेकिन उसको रहम ना आया। अपनी बंदूक की दूसरी गोली उसने सामने खड़ी औरत के सीने के बीचों बीच गोली चलाई थी। मामा, वो चिल्लाती हुई उठकर बैठ गई थी, जबकि दादी जो उसके पास ही लेटी हुई थी अचानक उसके उठने पर उठकर उसे देखने लगी। दादी, उसने मार डाला, उसने मार डाला मेरी माँ को, उसे मार डाला, मेरी आंखों के सामने उस शख्स ने मार डाला। मैं उसके सामने गुड़ाई, उससे भीख मांगे, मेरी माँ को छोड़ दो, लेकिन उस हैवान ने मेरी एक ना सुनी, उसने मार डाला। दादी, उस शख्स ने मार डाला मेरे अपनों को, मेरी आंखों के सामने उसने मेरे अपनों की जान ले ली है। मैं कुछ नहीं कर सकी और अब वो वापस आ गए मुझे लेने के लिए, मार डालेगा मुझे भी, वो मुझे भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दादी, मुझे बचा लीजिए प्लीज़, मुझे बचा लीजिए, मुझे कहीं छुपा दीजिए। वो शख्स कभी मुझे ना ढूंढ पाए, प्लीज़ मुझे कहीं छुपा दीजिए। वो बुरी तरह सिसकते हुए उनके सीने में छुपी हुई थी, जबकि उसे अपने सीने से लगाया वो उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी।